नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो हम करेंगे। तो अब तक साथियों हमने समांतर श्रेणी के प्रत्येक सवाल को हल करना सीख लिया है। चाहे आपसे दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का योग पूछा जाए, कुल पदों की संख्या पूछी जाए या फिर दोस्तों बीच का कोई भी पद आपसे पूछा जाए, आप प्रत्येक सवाल को हल कर लेंगे। तो कल जितना हमने पढ़ा था साथियों, उसी के आधार पर कुछ सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे गुजारिश है आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल जीरो से शुरू करा है ताकि एक भी बच्चा वंचित ना रह जाए या एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो पहली बार पढ़ रहा हो और उसकी समझ में ना आए। बिल्कुल निःशुल्क बैच है साथियों, आप इसका फायदा जरूर उठाइए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये कल की वीडियो के आधार पर, कल की क्लास के आधार पर ये कुछ सवाल है। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप प्रत्येक सवाल को हल करेंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कोई सवाल नहीं होता है तो आप पूछ लीजिए, मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप प्रत्येक सवाल को वहां से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये सारे सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, नहीं होंगे मुझे बताना, कल के वीडियो में पहले हम इन्हें हल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक जो वीडियो आपने देखे हैं सही से देखे होंगे, तो इन्हें आप हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज दोस्तों हम भाजकता का नियम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या से कोई संख्या कटती है, इसका अनुमान हम कैसे लगाएं, कैसे पता करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां से डायरेक्ट सवाल तो आता ही आता है, लेकिन दोस्तों आप मैथ की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वहां पर भी दोस्तों ये बातें आपको बड़े काम में आने वाली हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या 2 से भाज्य कब होगी, कोई संख्या 2 से भाज्य कब होगी, तो याद रखिएगा अंतिम अंक, अंतिम का मतलब इकाई अंक, मतलब संख्या का इकाई अंक यदि 0 है या सम है। जैसे कि कितनी भी बड़ी कोई संख्या है साथियों, तो अंत में 0 हो या फिर दोस्तों यहां पर कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तभी कटेगी, अन्यथा वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। यह है दोस्तों 2 से भाजकता का नियम। उसके बाद में 3 से कोई संख्या कैसे कटेगी, ये कट रही है नहीं कट रही है, इसका पता कैसे लगाएं। तो दोस्तों लिखा हुआ है संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त होगा, मतलब 3, 4, 1, 1। क्या दोस्तों ये 3 से संख्या कटेगी, तो हमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग कर लेना है। 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। क्या दोस्तों यह 9 3 से कटेगा, आप कहेंगे कटेगा, तो दोस्तों ये संख्या भी 3 से कटेगी। ये है 3 से भाजकता का नियम। अब देखते हैं साथियों 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है। मैं यहाँ पर दोस्तों बहुत कम लिख रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप नए छात्र हैं तो कृपया करके आप लिख जरूर लीजिएगा। तो 4 से कोई संख्या क्या कटेगी, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होंगे, पूर्णतः विभक्त होंगे, तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे साथियों मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी और अंत में 24 लिख दिया, और यहाँ पर कोई एक संख्या है और अंत में 21 है, तो इसमें कौन सी संख्या 4 से कटेगी, तो आप कहेंगे ये कटेगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गए तो वह दोस्तों पूरी संख्या, ये कुछ भी अंक हो सकते हैं, कुछ भी अंक हो सकते हैं, लेकिन यदि अंतिम 2 कट गए तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला, यानी कि 5 से विभक्ति का नियम। तो 5 से विभक्ति के नियम में आपको क्या याद रखना है, संख्या का इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी दोस्तों वह संख्या कटेगी। इनके अलावा यदि कोई अन्य इकाई का अंक हुआ तो वह संख्या बिल्कुल भी नहीं कटेगी। जैसे दोस्तों 105, 110, 111, 112 ये बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक इनका 0 या 5 है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं साथियों अगला नियम, 6 से विभक्ति का नियम। 6 से कोई संख्या विभक्त कब होगी। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहाँ पर बहुत कम लिख रहा हूं आपका समय बचाने के लिए, लेकिन आपको यदि आवश्यकता लगे तो आप जरूर लिख लीजिएगा। 6 से विभक्ति का नियम क्या कहता है कि 6 से कोई संख्या विभक्त कब होगी। तो याद रखना दोस्तों 6 से दोस्तों वह संख्या तभी विभक्त होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभक्त हो रही हो। 2 का नियम आपको मालूम है दोस्तों, अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो, और 3 से विभक्ति का नियम भी आपको मालूम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा होगा। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए वह 6 से भी कटेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए 3 से तो कट गई 2 से नहीं कटी, या फिर 2 से कट गई 3 से नहीं कटी, दोनों से कटनी चाहिए, तभी वह साथियों 6 से भी विभक्त होगी। अब दोस्तों
7 से कोई संख्या कब विभक्त होगी? 7 से, है ना। इसका नियम थोड़ा दोस्तों टेढ़ा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 7 से विभक्त हो। मान लीजिए 343 हम ले लेते हैं। 343 7 से विभक्त है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी विभक्ति का नियम क्या कहता है ना। जो मैं कह रहा हूं उसको अब लिख भी लेना। संख्या की इकाई के अंक का दुगना, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 3, तो 3 का दुगना क्या हो गया? 6। तो संख्या की इकाई के अंक का दुगना, इकाई का अंक छोड़कर बची शेष संख्या, इकाई का अंक छोड़कर बची शेष संख्या। इतना आपको समझ में आ गया कि संख्या के इकाई के अंक का दुगना, इकाई के अंक को छोड़कर बची शेष संख्या से घटाने पर, जो शेष संख्या बची उसमें से इकाई के अंक का घटाने पर जो भी मान आएगा, जो भी मान आएगा, यदि वह 7 से विभक्त है तो वह संख्या भी 7 से विभक्त होगी। तो आप देख लीजिए, क्या 28 7 से विभक्त है? आप कहेंगे बिल्कुल 8 से विभक्त है। 7 चौक 28 होता है, तो इसका मतलब ये 343 भी 8 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति के नियम में आप देखेंगे ठीक वैसा ही है जैसा कि 4 का था, लेकिन 4 में क्या था कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाने चाहिए। यहां पर क्या है कि अंतिम 3 अंक, ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3, यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह 8 से जरूर विभाज्य होगी। जैसा कि मान लीजिए मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, यहाँ पर 216 और यहाँ पर कोई कितनी भी बड़ी संख्या है और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 114। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या यहाँ पर विभक्त है? तो आप देखेंगे आप केवल 3 अंकों में भाग दीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा यहाँ से दोस्तों 5, 56 हो गया। 8 सत्ते 56, मतलब ये संख्या यहाँ से कट जाएगी, 8 से पूरी कट जाएगी। यहाँ तक कुछ भी है, 114 को काटेंगे, 8 ही कम 8 बचेगा 3 और 34 8 से नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या कुछ भी हो 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, देख लेते हैं 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्टेंट बात है। 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? तो 9 का नियम वही है जो 3 का नियम था, यानी कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, यदि 3 की जगह यहाँ पर 9 लिख लेना, 9 से विभक्त होगा। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त होगा तो वह संख्या भी 9 से विभक्त होगी। जैसे दोस्तों 9 1 8 8 1, क्या ये संख्या 9 से विभक्त है? तो आप इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 8 18, 18 8 26 और 1 27। क्या 27 9 से विभक्त है? आप कहेंगे बिल्कुल 9 तिया 27 होता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। अब देखते हैं साथियों 10 को, तो खैर आप समझे ना समझे बात एक ही है। 10 से वही संख्या विभक्त होती है जिसका अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से बिल्कुल डेफिनेटली विभक्त होगी। यदि 0 के स्थान पर कोई भी संख्या है तो वह विभक्त नहीं हो सकती। अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं 11 के नियम पर। 11 का नियम इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पिछले साल पूछे गए थे। मतलब पिछली बार जब भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उस बार पूछे गए थे। मैं जब आपको सवाल कराऊंगा तब आप खुद देख लेना। तो दोस्तों 11 से विभक्ति का नियम आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। ठीक है, ये या तो 0 हो या फिर 11 हो। समझ गए आप? मतलब सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस यदि करें, मतलब इनका अंतर यदि 0 या 11 है तब वह दोस्तों वह संख्या 11 से विभक्त होगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया, ज्यादा ये हार्ड है नहीं, जब हम करेंगे तब इसको समझ लेते हैं।
देखिए साथियों, हमने लिखा 1 3 3 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है। या इसको और बड़ा कर लेते हैं साथियों, इसको और बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए 2 1 4, ये हम कर लेते हैं। अब यहां पर सम स्थान क्या है, देखिए ये दूसरे नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है। यदि हम स्थानों की गिनती करें, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान सम हो गया, तीसरा स्थान चौथा स्थान सम हो गया, फिर ये 5वां, ये 5वां स्थान, छठा स्थान सम हो गया। अब दोस्तों देखते हैं विषम स्थान कौन से हैं, तो पहला स्थान ये विषम है, तीसरा स्थान ये विषम है, 5वां स्थान ये विषम है और चौथा स्थान ये विषम है। यदि आपको ये भी हार्ड लग रहा हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए, एक अंक छोड़ करके एक अंक को पकड़ लीजिए, जैसे 1 से शुरुआत कीजिए, 3 को छोड़िए, अगला 3 पकड़ लीजिए, फिर 1 को छोड़िए, अगली संख्या पकड़ लीजिए, फिर अगली संख्या को छोड़िए, उससे अगली संख्या पकड़ लीजिए, इन सबको जोड़ दो तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ये आ गया 10, ठीक है। इनका योग, ये विषम स्थानों पर अंक है ना। तो 1 3 4 2 6 6 4 10। अब दोस्तों जो बचे उनको जोड़ लीजिए, मतलब 3 1 और 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब ये कितना आया 5। क्या इनका अंतर शून्य है? आप कहेंगे नहीं, इनका अंतर शून्य नहीं है, मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। लेकिन साथियों इसके आगे यदि मैं 1 5 और लिख दे, अब ये संख्या हो गई 1 3 3 1 2 1 4 5। अब दोस्तों इसको जोड़ के देखते हैं, तो तरीका वही है, एक संख्या छोड़ के एक को पकड़ लीजिए, उनको जोड़ लीजिए। तो ये कितना आया था हमारा, ये आया था 10, ये हमारा 10 आ गया था। अब इसको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, ये 10 आ गया। क्या इनका अंतर दोस्तों शून्य होगा? आप कहेंगे बिल्कुल शून्य होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरी संख्या है 11 से कटेगी, चाहे आप काट करके देख लीजिए। अब ये मैंने इतना आसान बना दिया है, इससे और ज्यादा आसान नहीं बना सकता। भले ही आप दोस्तों ये फॉर्मूले याद मत रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी 11 से विभक्ति का नियम होगा हम ये वाला नियम लगा करके देखेंगे। यदि शून्य ना होता तो दोस्तों 11 जरूर होता, ठीक है। तो शून्य या 11 अंतर जब भी आ जाए तब दोस्तों वहां पर वह संख्या 11 से जरूर कटेगी, अवश्य। तो दोस्तों 11 तक के नियम तो हमने अच्छे से समझ लिए हैं, लेकिन यदि 11 से बड़ी संख्याएं हो तो उनका नियम क्या कहेगा, ये भी आपको अच्छे से समझना है। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना। 11 से बड़ी यदि कोई संख्या है तो उसका नियम क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने 12 ही ले लिया, कि 12 की विभक्ति का नियम क्या कहता है, या फिर दोस्तों कोई संख्या हमने 45 ले ली कि 45 की विभक्ति का नियम क्या कहता है। तो जो हमने दोस्तों अभी 6 के नियम में सीखा था ना, बस वही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि दी गई संख्या के आप गुणनखंड कर लीजिए। 12 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 है ना। जो भी संख्या है उसका नियम आपको नहीं मालूम है तो आपको उसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो 3 और 4 इसके गुणनखंड हो गए, 3 चौक 12। अब दोस्तों जो संख्या 3 से कटेगी और 4 से कटेगी वह संख्या 12 से भी कटेगी। ऐसा नहीं होगा 3 से कट गई 4 से नहीं कटी, या 4 से कट गई 3 से नहीं कटी, दोनों से कटनी चाहिए तब वो 12 से भी कटेगी। ठीक वैसे ही आपको देखना है दोस्तों, इसके गुणनखंड यदि आप करेंगे तो 9 पंजे 45 होता है, यानी जो संख्या 9 और 5 दोनों से विभक्त होगी वह 45 से भी विभक्त होगी। 11 तक का आपको समझ में आ गया। लेकिन अगली जो संख्याएं होती है ना साथियों, उनके कुछ ना कुछ गुणनखंड होते हैं यदि हम अभाज्य संख्याओं को छोड़ दें। जब अभाज्य संख्या जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, या 29 हो गया, 31 हो गया, इनके गुणनखंड नहीं होते, इनकी एक अलग विधि होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जिन संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं उनके आप गुणनखंड कर लीजिए और उनके गुणनखंडों से संख्या को काट करके देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने 13 24 लिख लिया, तो 13 24 को हम देखेंगे क्या ये 12 को छोड़ दीजिए, अब इसके गुणनखंड से काट करके देखिए क्या दोस्तों 4 से विभक्त है। तो 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए। आपने देखा 24 4 से विभक्त है ना, तो एक शर्त पूरी हो गई। अब देखते हैं हम क्या ये 3 से विभक्त है, 3 से भी होनी चाहिए ना साथ साथ में। तो 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, इनके अंकों का जो योग आया वह 10 आया। क्या 10 9 3 से कटता है? आप कहेंगे नहीं, तो ये संख्या भी 12 से नहीं कटेगी, चाहे आप काट करके देख लीजिएगा। अगर यदि मैंने यहां पर कर दिया 12 24, क्या ये कटेगी? तो आपने देखा 4 से तो ये कट रही है क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। लेकिन दोस्तों अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या 3 से कट रहा है?
तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। क्या ये 9 दोस्तों 3 से विभक्त है? आप कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब ये 3 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, इसमें ये निहित है कि यह 12 से भी कटेगी। उसी प्रकार दोस्तों कोई संख्या 45 से विभक्त होगी या नहीं, तो उसके लिए आप यही तरीका अपना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।